हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो ओके। कर दीजिए कंफर्म क्विकली योर ऑडियो योर वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। तो मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन का, तो इमीडिएटली आई विल बी एबल टू स्टार्ट वंस यू कंफर्म। सो कर देंगे कंफर्म क्विकली। Your audio, your video, these are accessible to you. तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सो मनी सप्लाई, दैट इज व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग। तो आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो मनी सप्लाई में अब हम वेलोसिटी ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी? Velocity of money is the frequency with which one unit of currency is used on domestically produced goods and services in a specific time period. तो वेलोसिटी ऑफ मनी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो इसको हम डिफाइन करेंगे एज ए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है कितने बार हैपन होता है वो। सो वेलोसिटी ऑफ मनी इज ए फ्रीक्वेंसी, इज द फ्रीक्वेंसी। किस चीज की फ्रीक्वेंसी है? वन यूनिट ऑफ करेंसी इज यूज्ड domestically produced goods and services in a specific time period. करेंसी के एक यूनिट को कितने बार यूज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए एक साल के अंदर? तो हाउ मेनी टाइम इट इज यूज्ड? सो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनकी वैल्यू को हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ domestically produced goods and services in a particular period, so that is called GDP। यानी वेलोसिटी ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो जीडीपी के साथ एसोसिएटेड है। जीडीपी प्रोड्यूस करने के लिए एक करेंसी यूनिट को कितने बार यूज किया गया, हाउ मेनी टाइम्स it has been used. It is number of times। तो जो हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, so it is in terms of number of times। So it is number of times the money is spent on purchasing goods and services in a unit of time। Number of times money is used, money is spent to purchase goods and services in a unit of time। टाइम के एक यूनिट के अंदर कितने बार मनी को यूज किया गया गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। और अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो इट इज रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड मनी सप्लाई। नॉमिनल जीडीपी एंड
मनी सप्लाई। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? तो दो तरह से हम जीडीपी को देखते हैं। सो जीडीपी कुड बी नॉमिनल जीडीपी, तो इट कुड बी रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी का जो हम कैलकुलेशन है वो हम करते हैं करंट प्राइसेस के ऊपर। तो अगर हमने जीडीपी कैलकुलेट करना है 2021-22 का, तो इस साल की जो प्राइसेस होंगी उनके बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो जीडीपी कैलकुलेट कर देगा। और जो प्राइस यूज किया जाएगा वो करंट ईयर का प्राइस यूज किया जाएगा। जब हम रियल जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पे बेस ईयर की प्राइसेस को लिया जाएगा, और बेस ईयर डिफरेंट होगा देन द करंट ईयर। तो अगर हम 2021-2022 के लिए ले रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल है एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कि बेस ईयर हमारे पास 2018-19 का हो। तो जब हम 18 और 19 की प्राइसेस के बेसिस के ऊपर 2021-22 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सो प्रोडक्शन होगा 2021-22 का, प्राइसेस यूज हम करेंगे 2018-89 की, तो वो बन जाता है हमारा रियल जीडीपी। और हमने वेलोसिटी ऑफ मनी में लेना है नॉमिनल जीडीपी को, नॉट द रियल जीडीपी। So I hope this concept of nominal GDP और real GDP it is clear to all of us। सभी को हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जरा क्विकली मुझे NQ टाइप करके कंफर्म कर देंगे। Now velocity is the link between broad money and nominal GDP। So मनी सप्लाई को हम M3 के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं। M3 को हम कहते हैं ब्रॉड मनी। तो ये दोनों के बीच में लिंक है, नॉमिनल जीडीपी और M3 के बीच में। और M3 में क्या आता है ऑलरेडी हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। सो सभी स्टूडेंट्स क्विकली टाइप कर देंगे नो क्वेश्चन, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ये रहा उसका फार्मूला। सो दिस इज formula to calculate velocity of money। Nominal GDP divided by M3। तो नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू है 180 लाख करोड़ और मनी सप्लाई है लेट अस से ओनली 45 करोड़। तो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ मनी? मनी का वेलोसिटी क्या होगा? अगर M3 मनी सप्लाई 45 करोड़ है और नॉमिनल जीडीपी 180 करोड़ है, तो कैलकुलेट करके बता दीजिए। सो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ मनी? मनी की वेलोसिटी कितनी कैलकुलेट करेंगे? ऑल ऑफ यू शुड ट्राई टू कैलकुलेट एंड गिव द आंसर। सभी कोशिश करेंगे और आंसर भी देंगे। Yes, it will be 4. So 180 divided by 45. So answer will be 4. Now velocity refers to number of times। तो जैसा हमने इस केस के अंदर देखा 180 divided by 45, तो 4 times, तो it refers to number of times। The available money stock कौन सा है? M3। ये कितने बार रोल ओवर कर रहा है?
और चेंजेस हैंड्स टू फाइनेंस ट्रांजैक्शंस इक्विवेलेंट ऑफ नॉमिनल जीडीपी। वेयरएज मनी मल्टीप्लायर हम कैसे देखते हैं, अगर दोनों में डिस्टिंक्शन हमने करना हो कि वेलोसिटी ऑफ मनी और मनी मल्टीप्लायर में डिस्टिंक्शन क्या है, सो लिख लेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। distinction between velocity of money and money multiplier। तो velocity of money रेफर करता है number of times the money supply rolls over to become equal to nominal GDP, whereas money multiplier is the magnitude by which base money is amplified by banking system to the stock of broad money। तो बैंकिंग सिस्टम का जो बेस मनी है वो कितने बार टर्न हो करके ब्रॉड मनी के इक्विवेलेंट बनता है। सो जो मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो M3 एंड M0 इसकी रिलेशनशिप को दिखाता है, जबकि जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो नॉमिनल जीडीपी और M3 की रिलेशनशिप को बताता है। और दोनों का जो कैलकुलेशन है वो हम नंबर ऑफ टाइम्स में करते हैं, नंबर ऑफ रोटेशंस। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मनी वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ मनी और उसका जो डिफरेंस है विद मनी मल्टीप्लायर हम सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसके बेसिस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज बेसिस फॉर डिराइविंग M3 इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। मैं इसके एनिमेशन को ज़रा ठीक कर दूं ताकि सारी स्टेटमेंट्स आपको विजिबल रहें। तो आपके लिए कुछ पीरियड के लिए मिसिंग रहेगा जो आप विजिबल नहीं देख पाएंगे, तो इट इज़ ओनली फॉर सम टाइम। तो मैं इसकी एनिमेशन को ज़रा सही कर रहा हूँ, तो थोड़ा वेट करिए, होल्ड करिए। इट इज़ ऑलमोस्ट डन, बस यस इट इज़ डन, और अभी आपको ये विजिबल हो जाएगा। So let us see the questions. So what is the basis for deriving M3? Income statement approach, balance sheet approach, cash flow approach, और इनमें से कोई भी अप्रोच काम नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 1, what will be the answer? So which approach is used? Income statement approach, balance sheet approach, कैश फ्लो अप्रोच, या इनमें से कोई भी नहीं? So certainly it is balance sheet approach. Question number 2, where are the components of money supply drawn from? मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट है वो कहाँ से आते हैं? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट,
फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, या इनमें से तो किसी में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए व्हाट विल बी द आंसर? कौन सा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? सो आंसर रहेगा बी, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट्स है वो कहां से ड्रॉ होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ M3? M3 का इनमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, इक्विटी शेयर्स विद बैंक्स, या टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। तो इनमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है M3 का? Which of these is not a component of M3? सो करेंसी विद पब्लिक है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स भी है, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स भी है, इक्विटी शेयर विद बैंक्स ये उसका कंपोनेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ M3? इनमें से M3 का सोर्स कौन सा नहीं है? नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट, बैंक क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर, नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, या गवर्नमेंट्स इक्विटी होल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इनमें M3 के सोर्सेज में कौन सा नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 4, M3 के सोर्सेज में कौन सा नहीं आता है? विच इज नॉट पार्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ M3? सो गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो नहीं आती। सो जो गवर्नमेंट को लोन दिया वो भी आएगा, जो कमर्शियल सेक्टर को लोन दिया वो भी आएगा, फॉरेन एक्सचेंज के जो एसेट्स हैं बैंकों के वो भी आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट की इक्विटी होल्डिंग क्योंकि ये लाइबिलिटी पार्ट में आ जाती है, बाकी सारे एसेट पार्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु प्रोनाउंस्ड मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू मनी सप्लाई? तो मनी मल्टीप्लायर का जो अप्रोच है मनी सप्लाई में वो किसने दिया? केन्स ने, मिल्टन फ्राइडमैन एंड एना शिवर्स ने, या एडम स्मिथ ने, या कार्ल मार्क्स ने? किन्होंने दिया मनी मल्टीप्लायर का ये कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन नंबर 5, so what is the answer to question number 5? So it is answer B, Milton Friedman and Anna Schwarz. What does money multiplier approach explains? मनी मल्टीप्लायर अप्रोच किस चीज को एक्सप्लेन करता है? प्रोसेस थ्रू विच बेस मनी इज क्रिएटेड, प्रोसेस थ्रू विच ब्रॉड मनी इज क्रिएटेड, प्रोसेस थ्रू विच नॉमिनल GDP इज क्रिएटेड, या इनमें से तो सारे के सारे आंसर्स नहीं है कोई भी। क्वेश्चन नंबर 6, मनी मल्टीप्लायर अप्रोच इनमें से किसको एक्सप्लेन करती है? क्वेश्चन नंबर 6, so what will be the answer? Question number 6, read all options very carefully and then try to answer. तो ये जो अप्रोच एक्सप्लेन करती है कि जो M3 बनता है वो किस प्रोसेस से गुजरता है। वो M0 से शुरू होता है, अल्टीमेटली वो M3 बनता है, वो प्रोसेस क्या रहता है, तो उसको एक्सप्लेन करता है मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। सो इट बेसिकली M0 तो पहले से अवेलेबल होता है, उसको ये क्रिएट नहीं करता है, तो M0 M3 को कैसे क्रिएट करता है?
व्हाट आर 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर के 3 डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं? डिमांड डिपॉजिट्स, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, कमर्शियल बैंक बिहेवियर। करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, रिक्वायर्ड रिजर्व्स टू टोटल डिपॉजिट, एक्सेस रिजर्व्स मेंटेन्ड बाय बैंक्स, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा? What will be answer to question number 7? So 7 का आंसर रहेगा बी, ये 3 रेशियोज। सो कैश टू डिपॉजिट रेशियो, रिजर्व टू टोटल रेशियो एंड एक्सेस रिजर्व्स मेंटेन्ड बाय बैंक्स। व्हाट इज लिंक बिटवीन ब्रॉड मनी एंड रिजर्व मनी? M3 और M0 के बीच में लिंक क्या है? मनी मल्टीप्लायर, वेलोसिटी ऑफ मनी, इनकम वेलोसिटी, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, लिंक बिटवीन M3 M0, वही क्वेश्चन है एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 8, so answer here is मनी मल्टीप्लायर। फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। सो कर दीजिए लाइक डिसलाइक को कंप्लीट। सो जैसा अब हमारे एग्जाम के अंदर टाइम अवेलेबल है तो उसमें प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का। सो प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके मार्क्स कितने आते हैं उसको डिटरमिन करने के लिए। सीधा इसका इंपैक्ट होगा। जितनी प्रैक्टिस आप कॉन्सेप्ट्स की करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट आपके मार्क्स डिटरमिन होंगे। तो कहीं से भी आप क्वेश्चन बैंक अरेंज करिए और हमारे यहाँ से आपको बेस्ट क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा हमारी ऐप के अंदर। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसमें एनरोल कर लिया है। अगर आपने अभी तक इसका बेनिफिट नहीं लिया है तो आप उसका बेनिफिट ज़रूर ले लेना चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को भी कंप्लीट कर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंप्लीशन की। चलिए अब आगे चलते हैं। क्विकली कर दीजिए लाइक डिसलाइक को कंप्लीट। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मनी? मनी की वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रीक्वेंसी विद विच 1 यूनिट ऑफ करेंसी इज यूज्ड टू परचेज फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, frequency with which 1 unit of currency is used to purchase domestically produced goods and services, frequency with which 1 unit of currency is used to purchase assets, and इनमें से कोई नहीं है। Question number 9. So what shall be the answer for question number 9? So velocity of money, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो आंसर बी इज द राइट। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स के लिए उस मनी को कैसे यूज किया जा रहा है? आंसर बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज रेशियो बिटवीन अ नॉमिनल जीडीपी एंड मनी सप्लाई कॉल्ड? तो नॉमिनल जीडीपी और मनी सप्लाई के बीच का जो रेशियो है उसको क्या कहते हैं? इनकम वेलोसिटी, मनी मल्टीप्लायर, वेलोसिटी ऑफ मनी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इजी once we understand the concept. So yes, answer is velocity of money. So थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। इन लेसन्स के अंदर हम पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं और फिर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके जो क्वेश्चंस बन जाते हैं पॉसिबली एग्जाम के अंदर उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो
इन दोनों को मिला के जो इफेक्टिवनेस बनती है, वो इफेक्टिवनेस आपको कैसा लगता है, किस तरह की इफेक्टिवनेस बनती है? सो बनती है, गुड बनती है, या वेरी गुड बनती है, या एक्सीलेंट बनती है? इफेक्टिवनेस की मैं बात कर रहा हूं, यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो इफेक्टिवनेस है वो इनमें से कितना बनता है? सो गुड, वेरी गुड या एक्सीलेंट? व्हाट इज लिंक बिटवीन जीडीपी एंड मनी? ब्रॉड मनी, तो ये तो लिंक हमें पता है कि क्या है, तो ये है हमारा वेलोसिटी। व्हाट इज फार्मूला टू डिराइव मनी मल्टीप्लायर? तो ये फार्मूला भी हमें पता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर क्या बनेगा वो बता दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज फार्मूला टू डिराइव मनी मल्टीप्लायर? कौन सा फार्मूला है? बिकॉज क्वेश्चन नंबर 12 11 तो हम कर चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन लगता है। सो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द आंसर? सो कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए? तो आंसर होगा ब्रॉड मनी डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी, दैट इज M0। तो आंसर सी विल बी द। चलिए अब हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के ऊपर, जो भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है, तो लेट अस सी कि हम कितना कवर कर पाएंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है? हाउ डू वी डिफाइन इन्फ्लेशन? सो इन्फ्लेशन हम रेफर करते हैं सस्टेन्ड राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, सस्टेन्ड राइज, sustained increase in general price level in the economy over a time period। तो ये डेफिनेशन है इन्फ्लेशन का। इस डेफिनेशन के 3-4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है राइज, किस चीज का है? प्राइसेस का। तो ये प्राइसेस का राइज एक दिन के लिए नहीं है, ये ओवर ए टाइम पीरियड है, जिसको हम सस्टेन्ड कहते हैं। तो एक हो गया प्राइस का राइज, और दूसरा ये टेम्परेरी नहीं, 2-4 दिन के लिए नहीं, इट इज ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। तीसरा, इनमें इंडिविजुअल गुड्स की सर्विसेज और सर्विसेज की प्राइस की बात नहीं है। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल लेवल ऑफ द प्राइसेस। So price is not relating to 1 or 2 goods, so general level, and this will be seen over a time period। एक दिन के लिए नहीं, ओवर ए टाइम पीरियड हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन के ये एलिमेंट्स हो गए। सस्टेन्ड राइज है, ये राइज प्राइसेस का है, और ये इंडिविजुअल कमोडिटी का प्राइस नहीं है, दिस इज जनरल लेवल एंड इट विल बी ऑब्जर्व्ड ओवर ए टाइम पीरियड। अब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होता है? चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक हम इम्पैक्ट को कवर नहीं कर पाएंगे, हमारे पास जो अवेलेबल टाइम है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम अगले लेसन्स में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेसन के साथ अगर रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें क्वेश्चन टाइप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई जनरल रिक्वायरमेंट है हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के, तो आप हमें यहाँ ईमेल कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर अब आपने यूज़ नहीं करना, बिकॉज इट इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस एनी मोर। और थर्ड विंडो जहाँ पे आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वो हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है। हमारी ऐप के मैसेज बॉक्स में भी आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली वी विल आंसर एंड हेल्प यू।
चलिए आज की हम इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।